नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वायुमंडल की। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना हम लोग अपनी क्लास में देखेंगे और इसको व्यवस्थित तरीके से समझने का भी पूरा प्रयास करेंगे। एक एक स्टेप में एक एक चीजें समझने का प्रयास करेंगे। और जिन छात्रों को पीडीएफ प्राप्त करना हो वो छात्र टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोगों को फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट का वहां पर आप लोगों को सारे टेलीग्राम में ही पूरे पीडीएफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लें, जिससे आप लोगों को पीडीएफ सर्च करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न होने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल आखिर है क्या? सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्या है? आप लोगों के जो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण होता है उसे हम पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों तरफ, चारों तरफ के गैसीय आवरण को, गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। क्लियर? अर्थात पृथ्वी का ये जो गैसीय आवरण आपको दिख रहा है ये पृथ्वी है और ये इसका गैसीय आवरण है। ये क्या है? ये पृथ्वी का हमारे गैसीय आवरण है। आवरण जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। यहां पर आपकी ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, ऑर्गेनिक भी है आपकी। उसके बाद यहाँ पर वाटर वेपर या जलवाष्प भी है, धूल कण भी है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसों का समूहन होता है। इसे हम लोग गैसीय सिद्धांत भी कहते हैं। वायुमंडल का गैसीय सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल का गैसीय सिद्धांत क्या है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बात करते हैं कि पृथ्वी का आखिर ये गैसीय आवरण पृथ्वी से क्यों चिपका हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों के मन में है कि सर ऐसा क्या है जो पृथ्वी का ये गैसीय आवरण पृथ्वी से चिपका हुआ है? ऐसा भी तो हो सकता है ये गैसीय आवरण कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का गैसीय आवरण पृथ्वी से चिपका हुआ है, चिपका हुआ है। अब यहां पर प्रश्न एक मन में और आता है, आखिर ये पृथ्वी, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण 3.8 मिलियन वर्ष पहले हुआ है, तो हमारे गैसीय इस वायुमंडल का निर्माण कब हुआ? ये भी एक प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि ये भी संभव में ये भी जुड़ने की प्रक्रिया में आप लोगों के साथ जुड़ रहा है कि ऐसे भी लोगों के प्रश्न आने वाले। तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी का गैसीय आवरण, पृथ्वी का गैसीय आवरण का निर्माण कैम्ब्रियन युग में, कैम्ब्रियन युग में हुआ है।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनता है कि पृथ्वी का गैसीय आवरण का निर्माण किस युग में हुआ है। तो पृथ्वी के गैसीय आवरण का निर्माण आप लोगों के कैम्ब्रियन युग में हुआ है। यहां पर ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। जब हम लोग वायुमंडल के संगठन की बात करते हैं तो वायुमंडल के संगठन में हम लोग तीन चीजें देखते हैं, एक तो गैस, जलवाष्प और दूसरा एरोसोल या डस्ट पार्टिकल्स या धूल कण कण। याद रखिएगा, एरोसोल या डस्ट पार्टिकल्स या धूल कण, इन्हें कहा जाता है, इसे जलवाष्प कहेंगे। और आप लोगों का गैस, जो गैसीय आवरण का निर्माण हुआ है वो गैस रहेगी निश्चित रूप से, यहां पर आप लोग समझिएगा। और गैस भी दो प्रकार की होती है, एक तो स्थिर गैसें होती हैं और एक आपकी अस्थिर गैसें होती हैं। स्थिर गैसों को आप लोग अपरिवर्तनशील गैसें कह सकते हैं और अस्थिर गैसों को परिवर्तनशील गैसें भी कहा जाता है। इन्हें आप अपरिवर्तनशील एवं अस्थिर गैसों को परिवर्तनशील गैस भी कहते हैं। याद रखिएगा, गैस भी इन्हें कहा जाता है। अब स्थिर गैसें अर्थात जिन गैसों के प्रतिशत मात्रा में वृद्धि नहीं होती है उनको हम लोग स्थिर गैसों में काउंट करते हैं। और ऐसी गैसें जिनके प्रतिशत मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिनकी अवस्था में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, उनको हम लोग अस्थिर गैसें कहते हैं। ठीक, या परिवर्तनशील गैसें कहते हैं क्योंकि इनमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, आप लोग जानते हैं। अब यहां पर जब हम लोग स्थिर गैसों की चर्चा करते हैं तो स्थिर गैसों में आपकी नाइट्रोजन हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, आर्गन हो जाएगी, नियॉन है, जेडॉन है, क्रिप्सन है। तो ये सारी गैसें क्या हैं, आर्गन, नियॉन, जेडॉन, ये सारी क्रिप्सन की बात करें तो ये सारी गैसें आपकी अक्रिय गैसें हो जाएंगी। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है, आर्गन का होता है 0.09%। 20%, 20.9% आपकी ऑक्सीजन की मात्रा होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 78.11% होती है। अलग अलग बुक में अलग अलग होगी लेकिन ऑथेंटिक साक्ष्य 78.11 है, याद रख लीजिएगा। 78.11 की जगह 99 भी मिल जाता है तो उन पे भी वेरिएशन ज्यादा उस पर सोचना नहीं। ठीक है, अब यहां पर अस्थिर गैसों की बात करते हैं तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, ये आपकी अस्थिर गैसों में शुमार होती हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जहां पर हम लोग वायुमंडल की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, उन चीजों को भी हम लोग समझते हैं। सूर्य से निकलने वाली किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए। एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं, इसलिए आप लोगों को एक एक चीज याद रखनी है और नोट्स बनाना है। सौर्य विकिरण कहते हैं, सूर्य से निकलने वाली किरणों को सौर्य विकिरण कहते हैं और सूर्य के ताप को सूर्य ताप कहा जाता है, सूर्य ताप कहा जाता है। और ये आपके धरातल तक पहुंचती हैं, ये आपके धरातल तक पहुंचती हैं। तो पृथ्वी के जब सौर्य विकिरण पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि कर देती हैं। क्या कर देती हैं, पृथ्वी के ताप में वृद्धि कर देती हैं, वृद्धि कर देती हैं। अब दूसरा पॉइंट समझो इसको। अब देखो, ताप में वृद्धि हो गई, लेकिन हमें समझना क्या, यहां पर जो चीजें मूल रूप से आपको पता होनी चाहिए उन पर हम लोग डिस्कशन करें। सूर्य अगर हम लोग देखें तो मैंने आप लोगों को ब्रह्मांड भी पढ़ाया हुआ है, ब्रह्मांड आप लोगों की क्लास निरंतर चल रही है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं वहां पर। और
अब वायुमंडल का सेक्शन भी आप लोगों का ओपन हो चुका है। तो यहां पर जब हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य से निकलने वाली तरंगे कैसी होती हैं, लॉन्ग वेव्स होंगी या शॉर्ट वेव्स होंगी, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझो तो अपने आप लोगों को हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा कि सूर्य से निकलने वाली किरणें या तरंगे कैसी होंगी। जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होती है उससे निकलने वाली तरंगे उतनी ज्यादा छोटी होती हैं। याद रखिएगा, फिजिक्स का लॉ है, फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग ही हम लोग, क्योंकि ज्योग्राफी में भी साइंस आपकी मैक्सिमम वर्क करती है, ठीक। तो यहां पर फिजिक्स के लॉ क्या कहता है, जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी उससे निकलने वाली तरंगे उतनी छोटी होती है। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि सूर्य में अगर हम लोग याद करें तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, क्रिया होती है। अब इसमें किसका संलयन होता है, ना याद हो मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं, H2 प्लस H2 का यहां पर संलयन होता है। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 4 अणुओं का आपस में संलयन होता है, ठीक। किनका होता है, 4 अणुओं का। यदि यहां पर देखा जाए तो इसे ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2He4, अर्थात हीलियम का निर्माण होता है। क्या होता है, हीलियम का निर्माण होता है। ये मैंने आप लोगों को ब्रह्मांड की क्लास में भी बताया था, हीलियम का निर्माण होता है। अब यहां पर ये समझने वाली बात है, नाभिकीय विखंडन नहीं होता सूर्य में, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। याद रखिएगा, लगातार नाभिकीय संलयन अंतिम दौर तक जाते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। और नाभिकीय संलयन में क्या होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब अत्यधिक होती है अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सूर्य का ताप बहुत ज्यादा होगा। क्या हो जाएगा, इसका मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि सूर्य का ताप अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक होगा, ठीक। अब सूर्य का ताप अत्यधिक मतलब, अब फिजिक्स का लॉ लगाइए, जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म है उससे निकलने वाली तरंगे उतनी ज्यादा छोटी होती। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब सूर्य का ताप अत्यधिक हो गया, इसका मतलब है कि इससे निकलने वाली तरंगे छोटी तरंगे होंगी, लघु तरंगे होंगी। क्या हो जाएंगी, लघु तरंगे। अर्थात इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया, सूर्य से निकलने वाली तरंगों को ही हम लोग लघु तरंगे या शॉर्ट वेव्स कहते हैं, वेव्स कहते हैं। क्या कहेंगे, इन्हें लघु तरंगे या शॉर्ट वेव्स कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गया। अब सूर्य ताप अगर हम लोग बात करें कि सूर्य ताप कब प्राप्त होगा, तो दिन की अवधि में सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त होती है। तो दिन की अवधि में सूर्य ताप या सौरीय विकिरण प्राप्त होती है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, सूर्य ताप या सौरीय विकिरण दिन की अवधि में प्राप्त होती है। अर्थात यदि दिन की अवधि ज्यादा होगी तो सौरीय विकिरण आपको ज्यादा प्राप्त होगा। दिन की अवधि यदि कम होगी तो सौरीय विकिरण आपको क्या हो जाएगा, कम प्राप्त होगा। अब कम और ज्यादा का क्या स्थिति है, यदि सौरीय विकिरण कम प्राप्त होगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, माइन्यूटली अगर देखा जाए तो घट जाएगा। अगर
सोचे तो पृथ्वी के तापमान में कमी आ जाएगी, और यदि सौरीय विकिरण ज्यादा प्राप्त हुई तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि पृथ्वी का तापमान यदि सौरीय विकिरण कम प्राप्त होगी तो तापमान घटेगा, और सौरीय विकिरण ज्यादा प्राप्त होगी तो तापमान बढ़ेगा। अब यहां से ही आप लोग ये सोच सकते हैं, ठंड के मौसम में अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वहां पर सौरीय विकिरण की मात्रा कम प्राप्त होने लगती है अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में, है ना। अक्टूबर से फरवरी के बीच में सौरीय विकिरण क्या होती है, कम प्राप्त होती है। फिर मार्च से लेकर आप लोगों के लगातार इधर सौरीय विकिरण की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती है। तो इसका मतलब क्या, उस समय ग्रीष्म काल हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में। इतनी चीज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब एक एक पॉइंट को पहले समझ लो, फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा जहां से आप लोगों को चलना है। अब पृथ्वी से निकलने वाली तरंगों को हम लोग, क्योंकि पृथ्वी भी अपनी ऊर्जा अनंत आकाश की तरफ प्रक्षेपित करती है, भेजती है, ठीक। तो पृथ्वी अपनी ऊर्जा अनंत आकाश की तरफ भेजती है। क्यों भेजती है, प्रश्न ये भी आप लोगों के मन में आ सकता है कि सर ये बता दीजिए कि पृथ्वी अपनी ऊष्मा क्यों भेजती है। तो इसका रीजन ये है कि पृथ्वी तापमान को क्या नियंत्रित करने के लिए यह प्रक्रिया होती है कि सूर्य से जो ऊष्मा मिलेगी, भाई जो ऊष्मा आपने आज भोजन के रूप में ली है तो वहां पर क्या हो जाता है, सुबह आप उठते हो तो उसे डिपोजिशन में करते हो, उसको बाहर करते हो, क्योंकि ऊष्मा अगर शरीर में रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ा देती है। तो यहां पर भी ये भी क्या करती है, दिन में सौरीय विकिरण से ऊष्मा प्राप्त होती है और रात्रि में भौमिक विकिरण, अर्थात पृथ्वी से निकलने वाली किरणों को, हम नोट करिएगा, पृथ्वी से निकलने वाली किरणों को, निकलने वाली तरंगों को भौमिक विकिरण कहते हैं। भौमिक विकिरण कहते हैं। पृथ्वी से निकलने वाली तरंगों को भौमिक विकिरण कहते हैं। अब ये पृथ्वी से निकलने वाली तरंगे कब निकलेंगी, दिन में क्या मिल रहा है, सौरीय विकिरण मिल रहा है। सूर्य अस्त के पश्चात भौमिक विकिरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नोट करिएगा, सूर्य अस्त के पश्चात, अस्त के पश्चात भौमिक विकिरण की, भौमिक विकिरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, हो जाती है। इतना क्लियर। अर्थात ये शाम के समय से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्लियर। अब भौमिक विकिरण करता क्या है, भौमिक विकिरण का यदि हम लोग देखें काम क्या है, भौमिक विकिरण पृथ्वी की ऊष्मा को अनंत आकाश की तरफ भेजता है। भौमिक विकिरण, भौमिक विकिरण पृथ्वी की ऊष्मा को अनंत आकाश की तरफ, आकाश की तरफ भेजता है, जिससे पृथ्वी के ताप में कमी आती है, जिससे पृथ्वी के ताप में कमी आती है। क्या हो गया, जब पृथ्वी की ऊष्मा अनंत आकाश की तरफ जाएगी तो पृथ्वी के टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। अर्थात जब आप लोग गर्मी के टाइम पे देखते हैं
कि 2 से 3 बजे आपकी पृथ्वी, आपका जो तापमान होता है मौसम का, वो कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। वो तापमान आपका मौसम का ठंडा हो जाएगा। मौसम का तापमान इन द सेंस आपका ठंडा हुआ, इसका मतलब है कि पृथ्वी में जो गर्मी थी उसको वह निरंतर अनंत आकाश की तरफ भेज रही थी, अर्थात पृथ्वी अपनी गर्मी को बाहर कर रही थी भौमिक विकिरण के रूप में। अब यह प्रक्रिया से क्या होता है? पृथ्वी की ऊष्मा में कमी आती है, पृथ्वी की ऊष्मा में कमी आती है। दूसरा, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होती है उससे निकलने वाली तरंगे कैसी होती हैं? उतनी ज्यादा छोटी होती है। और जो वस्तु, दूसरा नियम, जो वस्तु जितनी ज्यादा ठंडी होती है, नोट करके इसे लिख लीजिएगा कहीं पर, नोट ऐसे बनाइएगा, जो वस्तु जितनी ज्यादा ठंडी होती है, जितनी ज्यादा ठंडी होती है, उससे निकलने वाली तरंगे उतनी ज्यादा छोटी होती हैं, उतनी ज्यादा बड़ी होती हैं, सॉरी, उतनी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक, अब इस बॉक्स को बंद कर लीजिए, इस बॉक्स को बंद कर लीजिए। अब इसका मतलब क्या हो गया? सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी ठंडी है, तो पृथ्वी से निकलने वाली तरंग दैर्ध्य कैसी होंगी? अगर यहां पर तरंगों की बात करें तो पृथ्वी से निकलने वाली तरंगे बड़ी होंगी, बड़ी तरंगे होंगी, तरंगे, अर्थात इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ तरंगे कहते हैं, दीर्घ तरंगे। ठीक, इनको क्या कहते हैं? दीर्घ तरंगे या लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, इन्हें लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। अर्थात धरातल से निकलने वाली तरंगे जो होती हैं, जो ये विकिरण धरातल से निकल रही है, इन्हें लॉन्ग वेव्स कहते हैं। और जो सूर्य से तरंगे आती हैं पृथ्वी तक, वो शॉर्ट वेव्स होती है। पृथ्वी लॉन्ग वेव्स निकालती है और सूर्य शॉर्ट वेव्स निकालती है। अब इतनी चीज क्लियर हो गई कि सूर्य से आपकी शॉर्ट वेव्स आएंगी और पृथ्वी से लॉन्ग। अब दूसरा पॉइंट आया कि रात्रि की अवधि जितनी ज्यादा हो, भौमिक विकिरण उतना ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट नोट करिए इसमें, रात्रि की अवधि, रात्रि की अवधि अवधि जितनी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, भौमिक विकिरण, भौमिक विकिरण उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? रात्रि की अवधि जैसे जैसे बढ़ेगी, भौमिक विकिरण की स्थिति वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। अगर भौमिक विकिरण बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी के तापमान में निरंतर कमी आएगी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के तापमान में निरंतर कमी आएगी। क्लियर है कि पृथ्वी के टेम्परेचर में निरंतर कमी आएगी, अर्थात पृथ्वी का तापमान कैसा होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। यही कारण है कि ठंडी की ऋतु में, यही कारण है जब आप ठंड में
देखते हो 9-10 बजे से ही ठंड लगना प्रारंभ हो जाती है तेजी से, ठीक, और लगभग 11 से 12 के बीच में प्रबल ठंडी प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि भौमिक विकिरण निरंतर हो रहा है और पृथ्वी का टेम्परेचर निरंतर गिर रहा है। तापमान, भौमिक विकिरण बढ़ा, टेम्परेचर घटा। जितना भौमिक विकिरण ज्यादा लंबी अवधि हुई, उतना ज्यादा तापमान में कमी आएगी। इतने पॉइंट यहां पर क्लियर कि सौरीय विकिरण में वृद्धि, पृथ्वी के ताप में वृद्धि। भौमिक विकिरण में वृद्धि, पृथ्वी के ताप की कमी में वृद्धि हो जाएगी। पृथ्वी का ताप निरंतर गिरता हुआ चला जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब यहां से मेन आप लोगों का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, लेकिन एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों की आने वाली परीक्षाएं हैं, उन सारी परीक्षाओं को देखते। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सूर्य है। अब यहां पर बात आती है CO2 की भूमिका आपकी पृथ्वी पर क्या है। CO2 की भूमिका, CO2 की भूमिका पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर क्या है, या CO2 क्यों आवश्यक है अपने वायुमंडल के लिए, या CO2 की आवश्यकता क्या है हमारे वायुमंडल में, है ना, क्यों जरूरी है आखिर। तो याद रख लीजिएगा, ये क्या है, ये आपके CO2 के कण, CO2 के कण हैं। कहां पर? वायुमंडल, वायुमंडल में। ठीक, आपके वायुमंडल में CO2 के ये कण अत्यधिक मात्रा में संघनित अवस्था में स्थित। ठीक, अब देखना, तो यहां से जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं, वो धरातल तक आ जाती आराम से। वो क्या हो जाती हैं, सूर्य से निकलने वाली किरणें आपके धरातल तक आराम से आ जाती। क्योंकि CO2 शॉर्ट वेव्स को जाने देता है धरातल तक। क्या होता है, CO2 लघु तरंगों को धरातल तक आसानी से जाने देता है, आसानी से जाने देता है। ठीक, अब CO2 आपके अर्थ के सरफेस पर पहुंच गई, अर्थात भू पर, पटी पर आपके सौरीय विकिरण पहुंच गया। क्या पहुंच गया, सौरीय विकिरण, सौरीय विकिरण धरातल पर आसानी से पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। अब समझो, जब ये आपका धरातल तक आसानी से सौरीय विकिरण पहुंच गया, तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। यहां पर देखो, सौरीय विकिरण आपके धरातल तक आराम से पहुंच गया, अर्थात इसका मतलब है कि ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करेगा। ये क्या करेगा, सौरीय विकिरण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करेगा, कॉमन सी बात है। अब यहां से रात्रि का, ये दिन के समय की कहानी हो रही है, ये दिन की अवधि, दिन की अवधि में याद रखिएगा, ये कंडीशन जो बनी है, ये किस कंडीशन में बनी है, ये दिन की अवधि की कंडीशन
है, ये याद रखिए कि ये दिन की कंडीशन आपकी निर्मित हो रही। अब यहीं पर बात आई कि ठीक है भाई, दिन में तो ये स्थिति निर्मित हो गई, रात्रि में क्या होगा? अब रात्रि में देखो, रात्रि में क्या निकलती हैं? भौमिक विकिरण निकलती हैं। धरातल से रात्रि के समय में भौमिक विकिरण उत्सर्जित होती हैं, ये सभी को पता है। तो जब ये भौमिक विकिरण धरातल से निकलेंगी तो क्या हो जाएगा? अब देख, भौमिक विकिरण, इसे हम लोग कहेंगे भौमिक विकिरण। अब यहां पर नोट करो, अब यहां से समझो कि जब यह भौमिक विकिरण CO2 के बादलों से टकराएगी या CO2 के कणों से टकराएगी, तो CO2 के कण भौमिक विकिरण को अनंत आकाश की तरफ नहीं जाने देते हैं। क्या करते हैं? CO2 के कण भौमिक विकिरण को भौमिक विकिरण को विकिरण को बाहर बाहर अनंत आकाश की तरफ नहीं जाने देते हैं, नहीं जाने देते हैं, जिससे यह CO2 के कणों से टकराकर पुनः धरातल पर वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। क्या हो जाता है? पुनः ये धरातल से टकराकर, वो CO2 से टकराकर पुनः धरातल पर आ जाती है। अब यहां पर आपके मन में आएगा कि आखिर क्यों CO2 के बादल इसे बाहर नहीं जाने देते? अब यहां पर समझने वाली है, क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि CO2 के बादल दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य होते हैं। क्योंकि CO2 दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य होती है। तो यहां से भौमिक विकिरण क्या है? यहां से भौमिक विकिरण को यदि देखा जाए तो भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगे होती है। तरंगे अर्थात ये क्या होती है? लॉन्ग वेव्स होती हैं। और लॉन्ग वेव्स के लिए CO2 क्या है? अपारगम्य है। CO2 अपारगम्य, मतलब यहां पर CO2 के बादल दीर्घ तरंगों को पार नहीं करने देते, नहीं पार करने देते हैं। इससे क्या हो जाएगा? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, है ना? इससे क्या हो जाएगा? पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होगी। अब जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी तो इस पूरी जगह पर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, एक हिसाब से देखा जाए।
और यदि ये ठंडी में बढ़ा तो कैसा लगता है, एक कंबल की जैसी सिचुएशन है। तो यहां पर CO2 को क्या कहा जाता है, CO2 गैस को पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। CO2 गैस को पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। याद रख लो, ये क्या करेगा, जब जाने नहीं देगा पृथ्वी के तापमान को, बढ़ा देगा, बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से तापमान बढ़ेगा। तो अगर ठंडी में ये सिचुएशन हुई तो कंबल के रूप में, तो इसीलिए इसको कंबल की भी श्रेणी दी जाती है। CO2 गैस पृथ्वी के ब्लैंकेट की तरह भी कार्य करता है। दूसरा यहां पर समझो, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जब यहां पर CO2 की मात्रा आ रही है, बढ़ती जा रही है, और यहां पर तापमान बढ़ेगा, तो ये कैसी सिचुएशन, ये वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाएगी, पृथ्वी के वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाएगी, या ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति निर्मित हो जाएगी, ये क्लियर है। इससे क्या हो जाएगा, जब पृथ्वी के टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन निर्मित हो जाएगी, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अब जब ये इस स्थिति में पहुंचेगा तो यहां पर ये समझो, तापमान में वृद्धि, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि CO2 क्या है, हरित गृह या ग्रीन हाउस गैस है। CO2 ग्रीन हाउस गैस क्या है, CO2 ग्रीन हाउस गैस में शुमार। ये चीज क्लियर हो गई सभी लोगों को कि CO2 कैसी गैस हो जाएगी, या आप लोगों की ग्रीन हाउस गैसेस में शुमार। क्लियर, इतनी चीज। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, आजकल एक चलन आया है घर निर्माण का। तो घर आदमी आजकल अपने, देखो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है, हम लोग निवास कहां कर रहे हैं। अब देखो हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। मोस्टली हम लोग की बात करें तो ये आपकी इक्वेटर हो जाएगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा। अगर भारत का विस्तार देखा जाए तो लगभग 32-33, लगभग 32-33। तो हम लोगों का विस्तार कहां पर है, अगर यहां से देखें तो 31 मान लेते हैं। तो लगभग उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में हम लोग निवास कर रहे हैं, कटिबंधीय क्षेत्र के आसपास, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध, कटिबंध। और हम लोग निर्मित क्या कर रहे हैं, कांच की बिल्डिंग है, कांच का घर, और कांच में क्या होता है, सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, लघु तरंगे होती हैं। सूर्य की किरणें क्या होंगी, लघु तरंगे होंगी। जो सूर्य से आने वाली तरंगे होती हैं वो कौन सी होती हैं, लघु तरंगे, तरंगे। थोड़ा दिमाग लगा लोगे फट से याद हो जाएगा, लघु तरंगे होती हैं। और जब ये कांच की बिल्डिंग या कांच के घरों में या आप लोगों की कार के अंदर क्या हो जाती है, सूर्य की ऊष्मा पहुंच जाती, कारों में देखते होंगे, और जहां पर कांच के विंडोज बनी है बड़ी बड़ी, वहां पर देखेंगे अगर वो बंद है, AC नहीं चल रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, लघु तरंगे प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन जैसे ही डोर खुलेंगी एकदम आग का भभका आपके सामने निकलेगा, तुरंत लगेगा नहीं मर जाएंगे, इसमें रह ही नहीं सकते। इसका मतलब है
कि इसमें भी लघु तरंगे कांच के घरों में तो प्रवेश कर जाती, परंतु दीर्घ तरंगे आपके उन कांच के घरों से या आपकी कार से या अन्य कांच की जो बनाई गई चीजें होती हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाती। इससे क्या हो जाता है, इससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब जब तापमान में वृद्धि हो गई तो निश्चित रूप से वहां पर सर्वाइव करना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक, तो जो आप लोग यहाँ पर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के निवासी हैं, वहां पर कांच के घरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी, और जब सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी तो इसका मतलब है लघु तरंगे भी ज्यादा आएंगी। जब लघु तरंगे ज्यादा आएंगी तो वहां से कांच के घरों से दीर्घ तरंगे बाहर नहीं निकल पाएंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो फैशन के दौर में गारंटी की कोई भी संभावना नहीं होती है, हर जगह दुकान में लिखा रहता है? इसीलिए लिख दिया गया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ज्योग्राफी अगर आप लोग समझते हैं तो आप लोगों को घर कैसे बनाने चाहिए, कहां पर कैसा भवन निर्माण हो, उनको भी आप लोगों को समझना होगा। दूसरा, आप लोगों के शीतोष्ण कटिबंध की बात करते हैं। कटिबंध एवं शीत कटिबंधों में फलों की खेती, फल, सब्जी आदि की खेती के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं। कांच के घर बनाए जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है, अब इसे समझो। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये अगर हम यहां से देखें लगभग 35 से लेकर आपके लगभग यहां पर मैं मान के चलूं 66 तक मान लेते हैं, 66। ठीक, इसके ऊपर आपका शीत कटिबंध आ जाएगा, उसको हटा। ठीक, इस बीच की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, शीतोष्ण एरिया है। शीतोष्ण, शीत को भी ले लीजिए। ठीक, शीत क्षेत्र है, और सूर्य क्या है, विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा, अर्थात यहां तक आते आते सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी हो जाएंगी। यहां तक आते आते सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी, और अत्यधिक तिरछी होने के कारण ट्रेवलिंग में इनमें क्या हो जाता है, सूर्य ताप की कमी आ जाती है, सूर्य ताप की कमी। और यहां पर दिन की अवधि क्या हो जाती है, याद रखो, दिन की अवधि कम होती है, अवधि कम। अब दिन की अवधि कम मतलब सूर्य ताप कम प्राप्त होगा, सूर्य ताप कम प्राप्त होगा आपको, होगा। और रात्रि की अवधि ज्यादा, रात्रि की अवधि ज्यादा है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, सूर्य ताप कम प्राप्त हुआ, रात्रि की अवधि ज्यादा, भौमिक विकिरण का उत्सर्जन, भौमिक विकिरण का उत्सर्जन सर्जन ज्यादा होगा। अब जब भौमिक विकिरण का उत्सर्जन ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी की ऊष्मा उस क्षेत्र में ज्यादा बाहर जाएगी, एवं अगर देखा जाए यहां पर सूर्य ताप की प्राप्ति से ज्यादा भौमिक विकिरण वहां पर होगा। इसका मतलब है कि वहां पर आपके प्रकाश, सूर्य की गर्मी कम प्राप्त होगी, लेकिन पृथ्वी की गर्मी बाहर ज्यादा जाएगी। बाहर ज्यादा जाने का मतलब है तापमान में कमी, क्या हो जाएगा, तापमान में कमी। और तापमान कम टेम्परेचर में किसी भी फल सब्जी का निर्माण की प्रक्रिया में एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। क्या होती है, एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। उससे कम टेम्परेचर यदि मिला तो वो सब्जी, फल, इस तरह की कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, बन ही नहीं पाएंगी, वो वहां पर खड़ी ही नहीं हो पाएंगी, समाप्त हो जाएंगी एकदम सड़ गल के।
ठीक, तो इनके लिए जब कांच का घर बना दिया जाता है तो बाहर अगर -1 डिग्री से लेकर -5 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पर लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। क्यों नियंत्रित रहता है? क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये लॉन्ग वेव्स को बाहर नहीं जाने देती, शॉर्ट वेव्स को अंदर आने देती है, अर्थात सौरीय विकिरण जो भी प्राप्त होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, बाहर निकलने नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर आप लोगों का कंट्रोल्ड हो जाएगा। तो कांच के घरों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वेस्टर्न कल्चर के लिए सही है। पश्चिमी दुनिया के जो देश हैं वो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, वहां पर कांच के घर बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर भारत की सिचुएशन देखी जाए तो भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निवास कर रहा है, और जब भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है तो यहां पर देखा जाए मैक्सिमम अगर कटिबंधीय आधार पर देखें तो उष्ण और उपोष्ण, लेकिन भारत में समस्त कटिबंध पाए जाते हैं। विषुवतीय भी पाया जाता है, उष्ण कटिबंध भी पाया जाता है, उपोष्ण भी पाया जाता है, शीतोष्ण भी पाया जाता है, शीत भी पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उनको मैं जब भारत का भूगोल डिटेल करूंगा तो वहां पर, लेकिन जो शीत वाला क्षेत्र है वहां पर तो ये जायज है, लेकिन जो नॉर्मल मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर कांच के घर मतलब आफत का षड्यंत्र। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। CO2 की भूमिका क्या है पृथ्वी पर? अगर CO2 है तो तापमान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, और तापमान में वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग, तो CO2 क्या हो गई? हरित गैस हो गई। दूसरा एक चीज और समझिए कि सभी ग्रहों की उत्पत्ति किससे हुई है? सभी ग्रहों की उत्पत्ति की यदि हम लोग देखें तो यहां पर आप लोगों को पता होगा कि सभी ग्रह किससे निर्मित हुए? सूर्य से निर्मित हुए, और सूर्य के सबसे करीब का तारा कौन सा है? बुध का तारा है। ठीक है, बुध ग्रह है, इसके बाद आप लोगों का शुक्र ग्रह है, इसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, डेड सोलह। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो बुध का तापमान सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा करीब ये है, लेकिन यहां पर बुध का तापमान ना सबसे ज्यादा होकर शुक्र का तापमान सबसे ज्यादा है। क्या है? इन सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा तापमान किसका है? आपके शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह, रीजन क्या है? क्योंकि शुक्र ग्रह में CO2 गैस पाई जाती है। क्या है? CO2 गैस पाई जाती है, याद रखिएगा, CO2 गैस पाई जाती है। अब यहां पर CO2 गैस है तो मतलब सौरीय विकिरण इसे प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सौरीय विकिरण। सौरीय विकिरण, विकिरण की प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी, परंतु क्या हो जाएगा? भौमिक विकिरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भौमिक विकिरण नहीं होगा, विकिरण नहीं। अर्थात जब भौमिक विकिरण नहीं हुआ तो IAS बनने के लिए इतना काफी है कि भौमिक विकिरण नहीं हुआ तो ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी, और रोज रोज ऊर्जा जब आपको मिलती रहेगी और आपके शरीर की गर्मी निकलेगी नहीं, एक दिन क्या हो जाएगा? गर्म होकर ब्लास्ट। मतलब कि इसमें आपके शुक्र में निरंतर ऊर्जा जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है, और जब बाहर नहीं निकलेगी तो सबसे ज्यादा तापमान आपके शुक्र ग्रह का ही होगा। क्लियर? कि यहां शुक्र ग्रह के भी बात करें तो यहां पर भी CO2 की मात्रा ज्यादा है, तो ग्लोबल वार्मिंग है वहां, और ग्लोबल वार्मिंग है तो निश्चित रूप से वहां पर कोई भी निवासी निवास नहीं। इतनी बात क्लियर? इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का, जिस पे हम लोगों ने अभी बात की थी, कि सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि यहां पर कि सेकंड पॉइंट हमारा आएगा जलवाष्प, जिसे वाटर वेपर भी कहते हैं। हम लोग इसको सेकंड टॉपिक पे कवर करेंगे। एक बार जिन बच्चों ने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो चैनल सब्सक्राइब कर ले। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम में संपर्क करें, वहां पर फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम है, टेलीग्राम से आप लोग PDF की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं निश्चित रूप से UPSC में सफलता, चाहे आप UPSC के हो चाहे PSC के हो, किसी के भी, PT दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, या आप लोग ऑप्शनल के छात्र हो, मैंने ऐसा पढ़ाया है कि सब कुछ आप लोगों का समाहित होता हुआ चल रहा।
ठीक है, तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। जय हिंद, जय